नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोहरा। स्वागत है आपका न्यूज टाइम और एससीएस न्यूज के इस अंक में। दोस्तों, भाजपा का हाथ दुराचारियों, भ्रष्टाचारियों और घोटालेबाजों के साथ। कल ब्रजभूषण शरण सिंह और मिरर नाउ, जो कि टाइम्स नाउ ग्रुप की एक साथ में उनका चैनल है, उनकी एक कॉरेस्पॉन्डेंट ब्रजभूषण शरण सिंह का कुछ प्रश्न पूछ रही थी। और वहां पर जो हुआ और जिस ढंग से ऑलमोस्ट उनका हाथ भी टूट गया था, उनका माइक भी डैमेज हुआ, वहां पर ब्रजभूषण शरण सिंह का जो कृत्य सामने आता है, जो कि एक दुराचारी है जिसने यौन शोषण किया है। और अब जो चार्जशीट भी फाइल की जा रही है, उसमें वो सारे कृत्यों का पूरा विस्तार से विवरण भी है। लेकिन इन सभी के ऊपर भारतीय जनता पार्टी की जो कोई भी प्रतिक्रिया अभी तक नहीं आई। इस यौन शोषणकर्ता को भारतीय जनता पार्टी पहले दिन से बचाती आ रही है। इसलिए मेरा टाइटल है कि भारतीय जनता पार्टी का हाथ दुराचारियों के साथ। इन दुराचारियों में बलात्कारी भी हैं, हत्यारे भी हैं, अपहरणकर्ता भी हैं, और पार्लियामेंट में ऐसे बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं जो उनके मंत्रिमंडल के अंदर भी हैं, जिन पे गंभीर आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं। और एक तो उनके गृह राज्य मंत्री हैं, जिनके पुत्र लखीमपुर खेरी केस के अंदर जिन्होंने जीप चढ़ा दी थी और कई लोगों की मृत्यु हो गई थी। लेकिन साहब को ये सब पसंद है, साहब को दुराचारी पसंद है, इसलिए कोई एक्शन नहीं होता, अपने मुंह से एक शब्द नहीं निकालते। कभी कभी लगता है कि वो बेटी बढ़ाओ, बेटी बचाओ, ये जितने भी स्लोगन्स हैं, ये सारे के सारे बेमानी हैं, उनका कोई अर्थ नहीं है। जो सरकार ओपनली दुराचारियों का साथ दे, और उनमें राम रहीम का नाम भी एक बहुत प्रमुखता से आता है, और जिस ढंग से पूरी भारतीय जनता पार्टी उस बलात्कारी और हत्यारे के कदमों में पड़ी रहती है, किसी से छुपा नहीं है वो। अब घोटालेबाज, जिनके खिलाफ वो भ्रष्टाचारी प्रधानमंत्री चीख चीख कर सलाखों के पीछे कर दूंगा, और उन सबको उठाकर मंत्रिमंडल में शामिल कर लेते हैं महाराष्ट्र के, और वो भी कैबिनेट मंत्री और उप मुख्यमंत्री बनाते हैं, और कहते हैं कि और भी इनको इनाम दिए जा सकते हैं, शायद वो जल्दी मुख्यमंत्री भी बन जाएं। जबकि ईडी की चार्जशीट में भी उनका नाम और उनकी पत्नी का नाम सामने आता है, जरंदेश्वर शुगर मिल्स के केस में। शायद बीजेपी ने अब ये फैसला कर लिया है कि ये वो बीजेपी नहीं है जो सिद्धांत और प्रिंसिपल्स की बात किया करती थी। ये बीजेपी वो बीजेपी है जिसे सत्ता की लोलुपता है, सत्ता की हवस है, और उसके लिए अगर उसे अपने दल का माफियाकरण भी करना पड़े तो उसे कोई गुरेज नहीं, क्योंकि उसे हर कीमत पर सत्ता चाहिए, हर कीमत पर सत्ता चाहिए। और एक शब्द कि मैं जन सेवक हूं, मैं प्रधान सेवक हूं, ऐसे लगता है कि जैसे एक मुखौटा ओढ़कर कोई व्यक्ति सामने आ रहा है जो है कुछ और दिखा कुछ और रहा है। ये सारी चीजें जो बाहर निकल कर आई हैं, इसने बेसिकली सारी भारतीय जनता पार्टी को ही एक्सपोज नहीं किया है, बल्कि मैं सम्मानपूर्वक हार्श वर्डों का उपयोग करूंगा कि प्रधानमंत्री की जो सिद्धांतवादिता है, या उनका जो सत्य है, या उनकी जो ईमानदारी है, उसको भी पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया है कि प्रधानमंत्री भी मुखौटा लगा के लोगों के सामने आते हैं। और खास तौर से कि मैं ईमानदार हूं, ये ईमानदार सरकार है, जो तो कर्नाटक में भी पता लग गया था पेसीएम 40 के नाम से, और मध्य प्रदेश में तो पेसीएम 50 के नाम से चल रहा है। ये मुद्दा है दोस्तों, आज का गंभीर मुद्दा है कि जब ऐसे यौन शोषणकर्ता, ऐसे घोटालेबाज, ऐसे भ्रष्टाचारी अगर पुरस्कृत होते रहेंगे और उनको सरकार का सहयोग मिलता रहेगा, तो फिर भगवान बचाए इस देश को, क्योंकि अब ये देश दुराचारियों के हाथ में आ गया है। हम फिर क्यों भूल जाएं कि इसी देश के ऊपर कंस ने भी राज किया था कभी, जो हमारे पुरातन ग्रंथ बताते हैं, और कहीं दूर एक लंका में रावण ने भी राज्य किया था, और यहाँ साथ में क्या कहते हैं,
दुशासन ने भी राज किया था, दुर्योधन ने भी राज किया था। ये हो रहा है इस भारत में। अगर ये नया भारत है, अगर ये 21वीं सदी का भारत है, तो नहीं चाहिए ये भारत। वही पुराना भारत दीजिए जो संस्कारों वाला हो, सम्मान वाला हो, लोगों की एक दूसरे के प्रति विनम्रता वाला हो। इसी विषय पर बात करने के लिए 3 विद्वान हमारे साथ हैं। गुजरात से हिमांशु भयानी जी, आपका स्वागत है। पुणे से हमारे मित्र अनिल सिन्हा जी, आपका भी स्वागत है। और हिमाचल प्रदेश से अधीर रोहल जी, आपका भी स्वागत है। अधीर जी, पहले छोटा सा सवाल पूछ लूं, फिर मैं हिमांशु जी के पास आता हूं कि आपके हिमाचल के बहुत बुरे हालात हैं, आपके शहर के कैसे हालात हैं, क्या आप वहां पर कुशल मंगल से हैं? जरा इतना बता दीजिए बस, क्योंकि हिमाचल में बहुत अति हुई है। ओहो, लगता है कि शायद वहां पर नेट की समस्या भी आ रही है। चलिए, मैं सबसे पहले हिमांशु जी आपके पास आ जाता हूँ, अधीर जी आएंगे तो क्या हाल चाल भी पता कर लेंगे। हिमांशु जी, इस सारे परिदृश्य की ओर मैं आपकी टिप्पणी चाहूंगा। ये कैसा देश है, ये कौन सा देश है जिसमें हम रह रहे हैं, जहां यौन शोषणकर्ताओं को ओपनली पुरस्कृत किया जाता है, सम्मान दिया जाता है? हिमांशु जी, एक कोबरा पोस्ट ने एक इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी की थी, स्नूप गेट करके। आशीष खेतान ने पूरा स्टिंग ऑपरेशन किया था जी। और पूरी की पूरी बात उस समय पे गुजरात में क्या हुआ था उसको लेके आई थी। हालांकि 2014 में जिस तरीके से प्रोजेक्ट किया गया पार्टी को, पार्टी के कुछ फेजेस को, और उसमें मुझे लगता है वो सब चीजें गायब हो गई। तो इसका कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, ऐसा नहीं है, आप समझ लीजिए। इसका बिल्कुल ट्रैक रिकॉर्ड, जिस तरीके से कुछ आईपीएस ऑफिसर्स जो परफॉर्मिंग ब्रास में थे वो आज साइडलाइन कर दिए गए, उनको पनिशमेंट पोस्टिंग्स दी गई क्योंकि वो लोग पॉलिटिकली करेक्ट नहीं थे। हालांकि वक्त तब भी ऐसा था कि स्टेट में, गुजरात में, सेंटर में भले चाहे कोई किसी की भी सरकार हो, लेकिन स्टेट अपने तरीके से ही काम करता था, अपनी ऑटोनॉमी के साथ काम करता था, और ये सब चीजें हमारे सामने है। तो ऐसा नहीं है कि ये कुछ नया हो रहा है। हालांकि ये जो रिप्लिकेट हुआ है उस लेवल पे, जहां पे आज शायद ये माहौल बन गया है कि अगर आप कुछ भी बातें करें, उस समय पे यहाँ पे जब पत्रकार ऐसी कोई बात करते थे तो उन्हें गुजरात विरोधी करार दिया जाता था। प्रशांत दयाल करके एक पत्रकार है, उन्होंने एक स्टोरी की थी अहमदाबाद के पुलिस कमिश्नर जो अपॉइंट हुए थे उसको लेके, तो उनको मतलब उनके सामने राजद्रोह का केस लगाया दिया गया था, उन्हें अंडरग्राउंड होना पड़ा था, उनके और उनके एडिटर को, तब वो टाइम्स ऑफ इंडिया में थे। तो ये सब चीजें कोई नई नहीं है, ये प्रैक्टिसेस यहाँ पे सब जगह पे हुई है। आई मीन, मैन इन यूनिफॉर्म जो होते हैं उनके फोर्स का इस्तेमाल किस तरीके से किया जाए, ऑफ कोर्स काउंटर एनकाउंटर्स के मामले जिस तरीके से तूर पकड़े थे एक जमाने में, और सीबीआई भी उसमें उस जांच में शामिल थी, और क्या क्या हुआ है ये सब हम जानते हैं। तो इसका कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। हालांकि इसका बिल्कुल एक ट्रैक रिकॉर्ड है, और ये अभी राष्ट्रीय लेवल पे बड़ा होता जा रहा है, इतना बड़ा होता जा रहा है कि इसमें मतलब आप कहीं ना कहीं देखेंगे तो ऐसा है कि आप प्रोत्साहित कर रहे हैं ऐसी प्रवृत्ति को। ऐसी प्रवृत्ति के बारे में बीइंग अ हेड ऑफ द स्टेट, आज तक मुझे नहीं लगता है प्रधानमंत्री ने इसके ऊपर कोई आलोचना की है या टीका टिप्पणी की है, सिवाय पठान फिल्म को जिस तरीके से ट्रोल किया गया था और जो मामले आए थे, तो तब उन्होंने कहा था पठान फिल्म को लेके। और उसके अलावा मुझे याद नहीं है कि मॉब लिंचिंग के मामले हुए हो या बलात्कार के मामले हुए हो या कुछ भी हुआ हो, तो उसके बारे में उनकी तरफ से कोई इतनी स्पष्ट और जिसको कह सके चेतावनी के तौर पे कोई प्रतिक्रिया आई हो या ये निर्देश आया हो कि ऐसा हम नहीं चला लेंगे। हालांकि कुछ केसेस में तो ऐसा भी था ना कि जो लोग क्रिमिनल थे उनको फॉलो कर रहे थे प्रधानमंत्री, या प्रधानमंत्री का जो कार्यालय का ट्विटर हैंडल है वो उनको फॉलो कर रहा था। तो ये बात स्पष्ट है, इसमें कुछ नया हमको नया नहीं लगता है, टू बी ऑनेस्ट विथ यू। हालांकि इंडिया लेवल पे जिस तरीके से 2014 में बात हुई और जो कुछ हुआ है, तो लोगों को थोड़ा झटका लग रहा है। हमको, हम पत्रकार जब मिलते हैं तो हम यही बात करते हैं कि हम सही साबित हुए। हम जो बोल रहे थे उस वक्त पे, तब लोग यहाँ पे जो है हमको गुजरात विरोधी करार दे देते थे। पत्रकारों के मतलब माहौल ऐसा था, आप सोच लीजिए, मैं टेलीविजन में काम कर रहा हूँ, मैं किसी चौराहे पे कोई बाइट कर रहा हूँ, कोई मतलब कोई पीटीसी कर रहा हूँ, हालांकि मैं एक बिजनेस का रिपोर्टर था। तो गुजरात जिस तरीके से एक बिजनेस का स्टेट है,
तो मैं वहां पे खड़े होके मतलब चौराहे पे कोई पीटीसी कर रहा हूं, तो वहां से अहमदाबाद जैसे शहर में डिसिप्लिन लोग ऑडी और मर्सिडीज जैसी गाड़ियां लेके हॉर्न कॉन्स्टेंटली बजाते हुए निकलेंगे। उनको मीडिया मतलब ऐसा था कि मीडिया इनका दुश्मन ही है। फिर भले चाहे बीआरटीएस लॉन्च हुई है, और मैं उसके बारे में कुछ बात कर रहा हूं कि ये मॉडल कहां से लिया गया है, कौन से कंट्री से, वहां पे क्या सक्सेस रेशियो है, यहाँ पे इतनी मतलब पॉपुलेशन है तो इसकी संभावना ज्यादा है सक्सेसफुल होने की। लेकिन अगर कोई भी बंदा या बंदी बूम लेके चौराहे पे खड़ा हो, तो डिसिप्लिन क्लास, जिनका मतलब जो ऑडी और मर्सिडीज लेके घूमता है, ऐसा क्लास हॉर्न पे हॉर्न बजाया जाएगा, आपको अपना काम नहीं करने देगा। मतलब बिजनेस मीडिया को भी एक दुश्मन के तौर पे देखा जा रहा था। हालांकि तब वाइब्रेंट गुजरात हो रहे थे, इतने सारे ऑटोमोबाइल कंपनी आ रही थी, तो हम तो यही बात कर पाएंगे ना, इसके अलावा हम क्या बात कर पाएंगे एज अ बिजनेस जर्नलिस्ट। लेकिन जर्नलिस्ट अगर कोई बंदा माइक लेके खड़ा है, तो एक पूरा सोसाइटी ऐसा हो गया था कि जर्नलिस्ट गुजरात के दुश्मन है। और कोई भी अगर काम कर रहा है तो वहां से निकलते हुए लोग, अहमदाबाद जैसे शहर की बात कर रहा हूँ जहां पे आईआईएम जैसे संस्थान है, नीड जैसे संस्थान है, जहां पे इतने सारे मतलब आप अगर निफ्टी 500 से निकाल लीजिए तो कम से कम 30 कंपनी अहमदाबाद में हेडक्वार्टर्ड है, एमबीए के इतने स्कूल से, वहां पे ये हालात, डिसिप्लिन्ड क्लास ऑफ ऑडियंस, जो एक जमाने में जर्मनी में था ना, वैसा हालात था कि आप अगर सही बात कर रहे हैं तो आपको बात नहीं करने दी जा रही थी। ये पब्लिक जिसको बोले क्या बोले पब्लिक बिहेवियर, इसका हम शिकार हुए हैं। मेरा तो यहां तक का तजुर्बा है कि एक बार वाइब्रेंट गुजरात में मैं एक जगह पे अपना वीडियो कैमरा निकाल कर अपने टेप के रीडिंग पढ़ रहा था, और मुझे एक पुलिस वाले ने आके बोल दिया कि आप यहाँ नहीं बैठ सकते, आप चले जाइए यहाँ से। तो मैं खड़ा होके चला गया था। तो वी वेर विक्टिम ऑफ इवन डूइंग अवर जॉब्स राइटली। तो आज शायद ये हो रहा है तो उसमें कुछ नया नहीं है, इसमें कोई नई बात नहीं है, आप समझने की कोशिश कीजिए, ये होना ही था। और जैसे मैंने कहा, जब हम पत्रकार मिलते हैं तो हम यही बात करते हैं कि हम आखिर में सच साबित हुए, कि हम जो बात कर रहे थे, हम जिस तरीके से बात कर रहे थे, उसमें एक तरीके का एक ऑथोरिटेटिव टोन आ चुका था। मतलब आपको भेड़ बकरियों की तरह दूसरे एक रास्ते से भेजा जाएगा, आपका पूरा बॉडी स्कैनिंग किया जाएगा। एक वक्त पे तो कोई फोटोग्राफर आए थे वाइब्रेंट गुजरात में, उन्होंने कुछ स्कार्फ पहना था, तो पुलिस ने उनको बोल दिया कि आप ये स्कार्फ हटा दीजिए वरना हम आपको अंदर नहीं जाने देंगे। तो ये हालात थे, आप ब्लैक कलर का शर्ट पहन के कहीं पे नहीं जा सकते थे। ये हालात गुजरात के पत्रकारों ने फेस किया है। और तब मुझे बहुत खेद के साथ बोलना पड़ता है कि दिल्ली और मुंबई में बैठे ये एडिटर ये सोच रहे थे कि यहां से कुछ होने वाला नहीं है, भले ये बोल रहे हैं कि पीएम बनेंगे नहीं बनेंगे। और कभी गुजरात से अगर कोई बात हुई मीडिया के अन्याय की, तो आपने आज तक देखा कि गुजरात के पत्रकारों के साथ जो अन्याय हुआ उसकी बात कहीं नेशनली कोई टेलीविजन चैनल ने, कोई पत्रकार ने, कोई एडिटर ने बात की हो? नहीं की है। तो आज जब ये हो रहा है हमको बिल्कुल अचरज नहीं हो रहा है, ये होने ही वाला था, ये बिल्कुल होने वाला था। मीडिया बढ़ चुका था। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूंगा गुजरात के मीडिया में क्या हुआ है। गुजरात में ओरिजिनली जो गुजराती लोग थे, जो मीडिया में बैठे हुए लोग थे, उन्होंने इन लोगों को वो लोग जानते थे, इसलिए वो जो मीडिया में या अखबारों में जो काम करने वाले पत्रकार थे, जो पॉलिटिकल बीट संभालते थे, वो इनको भली भांति जानते थे। तो वो इनको इतना मतलब जिसको बोले ना, वो इतना भाव नहीं देते थे इनको। तो इन्होंने क्या किया, बाहर से जो पत्रकार आए टेलीविजन में, उनको इंपॉर्टेंस देना शुरू कर दिया और गुजरात के पत्रकारों को खत्म कर दिया। और गुजरात के पत्रकार अगर कोई बात करे तो वो बात ही मतलब आप सोच लीजिए, दिगंत ओझा जैसा पत्रकार, दिगंत ओझा जी जैसे एक पत्रकार 2 दिन पहले मिलते किसी को और उनको कहा जाता है कि मैं चीफ मिनिस्टर नहीं बनने वाला हूं, और तीसरे दिन चीफ मिनिस्टर का शपथ लिया जाता है। दिगंत ओझा मतलब दिगंत ओझा की विश्वसनीयता को खत्म करने की बात आ गई थी। तो ये हुआ है गुजरात में पत्रकारों के साथ। गुजरात में गुजराती पत्रकारों को खत्म किया गया है, बाहर से जो लोग आए उनको बैठाया गया है, उनको संवारा गया है, और वही लोग आज मतलब उस तरीके से उसी दिशा में अगर देखने जाइए तो गोदी मीडिया का क्लासिक एग्जाम्पल गुजरात में वो जो पत्रकार आए गुजरात बाहर से, उन्होंने शुरू किया था ये मॉडल, और ये अभी रिप्लिकेट हो चुका है। वो सब जो गुजरात में थे वो आज कहीं ना कहीं नेशनल मीडिया चैनल पे या तो कंसल्टिंग एडिटर बन के बैठे या तो हेड बन के बैठे, और यही जो है पार्ट ऑफ द एजेंडा और पार्ट ऑफ द गेम चला रहे और अच्छा पैसा कमा रहे, और वही हो रहा है। तो इसमें कोई नई बात नहीं है, आप समझने की कोशिश कीजिए। आपने कभी उस लेवल की रिपोर्टिंग यहां से देखी? हालांकि वो पत्रकार यहां नहीं थे गुजरात के, गुजरात बाहर के थे, बराबर है। जैसे आप डिजिटल प्लेटफॉर्म्स जो पत्रकारिता कर रहे हैं, वैसी पत्रकारिता उन पत्रकारों से
जो गुजरात के नहीं थे, गुजरात में आके बसे और ये सरकार की वाहवाही करने लगे थे, उनकी तरफ से कभी आपने ऐसी पत्रकारिता देखी? उनकी तरफ से हमेशा यही आता था कि फलाने फलाने नेता जो है वो ये उत्सव के दिनों में क्या क्या उपवास करते हैं, क्या क्या फास्टिंग करते हैं, क्या कैसे करते हैं, इन्होंने मतलब कोरोना काल में क्या किया, यही सब बातें आती थी। इनको अगर स्वाइन फ्लू हो गया तो कैसे इन्होंने अपने आप को ट्रीट किया, ये मतलब ये सडनली स्टेज पे जाके लोगों को बचा लिए, यही सब बातें आ रही थी। तो एक ऑप्टिक्स बिल्डिंग की एक्सरसाइज वहां से शुरू हुई थी। और गोदी मीडिया का जन्म, मैं आपको आज भी बोलना चाहता हूं आपके चैनल के जरिए, गोदी मीडिया का जन्म गुजरात में नॉन गुजराती पत्रकारों ने किया है, गुजरात के पत्रकारों ने नहीं किया है। और यह बात बिल्कुल तय, और आप देख लीजिए आंख बंद करके, आज वो सब पत्रकार या तो दिल्ली में बैठे, या तो मुंबई में बैठे, या किसी बड़े बड़े संस्थान में बैठे हैं, और आज भी उनका एजेंडा चल रहा है। और आज टर्म गोदी मीडिया आ गया है। फर्क सिर्फ इतना ही है। उस जमाने में अगर हमारे जैसे कोई पत्रकार बात करते थे तो हमारी बात के सामने ऐसे 5 पत्रकार इकट्ठा होकर हमारी बात को खारिज कर देते थे। हमें सवाल भी नहीं करने दिया जाता था। कभी हम सवाल भी कर ले तो वो सवाल भले इंपॉर्टेंट हो, नेशनल इंपॉर्टेंस का हो, इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस का हो, लेकिन उस सवाल को डाइल्यूट करके, मतलब ये जैसे है ही नहीं, कैमरे बंद कर दिए जाते थे। और आज की तारीख में यही प्रैक्टिस है। अब वो लोग जो हेड बन गए, उन्होंने वो परकोलेट किया है और यहाँ पे ऐसे ऐसे पत्रकारों को पैदा किया है जिनमें कोई कैलिबर नहीं है पत्रकार बनने का। ऐसे लोगों को लेके बिठा दिया है और वही चीज सिखाई गई है कि अगर कोई ऐसे सवाल करता है तो आप कैमरा स्विच ऑफ कर दीजिए ताकि वो सवाल ही ना जाए कहीं। जी। तो ये नेशनल लेवल पे भी परकोलेट पूरी की पूरी डिजाइनर स्कीम हो चुकी है और इसमें सबसे ज्यादा जिम्मेदार पत्रकार लोग हैं। जी।